हेलो दोस्तों, आज का समाजशास्त्र तृतीय वर्ष प्रथम पेपर का सेकंड वीडियो है। आज इसमें देखेंगे कि जेस हट्टन के अनुसार क्या बोलते हैं। अच्छा, आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जैसे वीडियो देखते हो ना, वैसे ही सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो, जिससे कि मैं मोटिवेशन होकर के और तुम्हारे लिए नया नया वीडियो जनरेट करके लाऊं और आप लोग उससे पढ़ सके, अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से नंबर लाएं। आप लोग जैसे ही अब मुझे कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तब तक मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। ये बात है कि आप लोगों को वीडियो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नहीं मिल पाएगा। आप लोग खोजेंगे तो बहुत सारे वीडियो ऐसे ऐसे मिलेगा आपको कि आप खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कौन सा पढूं, कौन सा क्या करूं, कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, जिससे कि आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरे वीडियो को देख सकें। ये दूसरा वीडियो है, प्रथम वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में बने रहना, अच्छे से आप लोग को बताने जा रहा हूँ इसको। देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ पूरे। जे.एच. हट्टन के अनुसार, इसमें इंग्लिश में भी लिखना आप लोग, जे.एच. हट्टन करके। इसमें इस टाइप का यहाँ से लिखना, स्टार्ट करना। ये 2 लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट कर लेना लिखने के लिए, और इधर से आप लोग जो लाइन बनाए रहेंगे इस तरफ नहीं लिखना है, और यहाँ से आप जो लाइन है इस तरफ नहीं लिखना है, तो बीचों बीच लिखना पड़ेगा आप लोग को, जिससे कि अच्छे लगे। तो हट्टन जी कहते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मा केंद्री एवं एक दूसरे से संपूर्ण पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। देखो जी, हट्टन जी कहते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज एक आत्म केंद्रित करता है। मतलब वो ऐसे डर पैदा कर देता है कि आपको अपनी व्यवस्था में ही, अपने समाज में ही एक व्यवस्था बना करके अपने जाति के अनुसार चलना है। आप देख ही सकते हैं अपने आसपास के वातावरण में कि हर एक जाति अपने अनुसार से किसी भी पक्ष के जाति को अपना नहीं सकता, अपने ही जाति को ज़्यादा महत्व देते हैं। उसी प्रकार ये हट्टन जी कह रहे हैं कि कोई भी जाति को आप अपना नहीं सकते, उसमें एक सामाजिक गतिविधियां होती हैं जिसे पार करना असंभव है। यह हट्टन जी का कहना है। इसमें पारस्परिक संबंध रहता है, ऊंच नीच के अनुसार आधार पर संस्कृति के रूप में निर्धारित होती है। देखो भाई, यही हमारी संस्कृति परंपरा है। इस टाइप का सब लोग अपने जाति के अनुसार बोलते हैं कि हमारे जाति में ये मानते हैं, वो मानते हैं, ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते, हमारे जाति में नहीं चलते हैं, रीति रिवाज दूसरा होता है। इस टाइप का हर एक जाति का अलग अलग रिवाज होता है। तो यही हट्टन जी बताने की प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद है जनजाति एवं जाति, ट्राइब एंड कास्ट। जनजाति एवं जाति का अर्थ है गोत्र एक विस्तृत स्वरूप जाति है। देखो भाई, मैं बोला ना, हर एक जाति में गोत्र होता है, अलग अलग गोत्रों का उसमें अंकित होता है, वही बता रहा है। खानाबदोशी, तथ्य, जत्थे, झुंड गोत्र, भ्रातृत्व एवं आदर्श से अधिक विस्तृत एवं
संगठित होती है। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं, स्थान या आदिम समुदाय के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुकरण करता हो, एक जनजाति कहलाते हैं। देखो भाई, एक जनजाति उसे कहते हैं जिसमें अपने सामाजिक स्थिति में एक ही साथ रहते हैं, एक ही टाइप का व्यवहार करते हैं, एक ही टाइप का उसकी संस्कृति चलते रहते हैं। खनमदोशी मतलब होता है पुराने समय में। उस समय में झुंड गोत्र मतलब झुंड में भी राहत रही, एक दूसरे से बात करते थे, वही संस्कृति अपनाते थे, वही कार्य करते थे, पशुपालन भी करते थे, खेती का काम भी करते थे, एक झुंड में रहते थे कहने का अर्थ है, और सभी संस्कृति को एक साथ पालन करते थे, निर्वाह करते थे। आदिम समूह में किसी भी संग्रह को जो कि सामान्य क्षेत्र में रहते थे, देखो भाई एक अच्छे से स्थान में रहते थे, मतलब सामान्य क्षेत्र में रहते थे जहाँ पर उसके अनुकूलन वातावरण के अनुसार रहा करते थे, उसे सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि एक सामान्य संस्कृति का अनुकरण करते थे, मतलब एक संस्कृति में वह बंधित होकर के रहते थे। ठीक है। कई बार जाति एवं जनजाति शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है, जबकि ये दोनों भिन्न अवधारणा है। कई लोग बोलते हैं कि जाति और जनजाति एक ही है, लेकिन यहाँ कहने का अर्थ है कि दोनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। मैं बताया ना, जाति में एक निश्चित जाति का बोध होता है, और जनजाति में जो जहाँ पर जैसे ट्राइबल एरिया में रहते हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं, घूमते हैं, इधर उधर विचलन करते हैं, है ना, शिकार करते हैं, तो उसे जनजाति कहते हैं। यद्यपि इन दोनों में कुछ समानताएं भी है, जैसे कुछ जातियां ऐसी है जो जनजातियों की भांति एक ही निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं और एक निश्चित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। फिर भी इन दोनों में निम्नांकित अंतर है। कैसे अंतर है देख लेते हैं। पहला है, जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर बसा होता है, जबकि जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। मैं अभी भी बताया ना कि जनजाति एक ऐसे सामाजिक समूह में है, मतलब ऐसे सामाजिक समूह में रहते हैं जो अपने ही वंशों के अनुसार चलते रहते हैं और एक झुंड में रहते हैं, और इनकी कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। ये एक दूसरे से मतलब एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करते रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन लोग ना स्थान को बदलते रहते हैं। कभी यहाँ है आज तो कभी कहीं और हो जाएगा, इस टाइप का एक दूसरे भूभाग पे मतलब निवास करते हैं। दूसरा है जाति। जाति एक मुख्यतः जन्म के आधार पर विकसित होती है, जबकि जनजाति एक निश्चित भूभाग क्षेत्र में निवास करते हैं। जाति आप जैसे ही आप जन्म ले लिए तो आपका जाति उसमें अंकित हो चुका है। जैसे कि छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, जैसे साहू के यहाँ जन्म ले लिया तो उसे साहू कहते हैं, सोनी के यहाँ जन्म ले लिया तो सोनी कहते हैं। इस टाइप की उसकी जाति का वर्णन हो जाता है, बोध होता है उसमें, मतलब धारण हो जाता है। प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय रहता है, किंतु किसी जनजाति का कोई एक निश्चित व्यवसाय नहीं होता है और न ही उसके सदस्यों पर व्यवसाय संबंधित कोई नियंत्रण ही होती है। देखो, अभी समय और पहले समय में क्या करते थे, जो जाति के थे वही जाति के लोग उसी काम को करते थे। जैसे कि तेली जो है
पुराने समय में तेल निकालने का काम करता था। लोहार जो है लोहे का काम करता था। जो राउत जो है गहरा जो है जो गायों को चराने का काम करता था। लेकिन अभी क्या है कि जो नाई है, नाई का काम सामान्य कोई भी जाति का अब करने लग गया है, क्योंकि उसे व्यवसाय बना लिया गया है। चराने का, पशु को चराने का काम अब यादव ही नहीं करते, कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है, या करते हैं, अभी भी करते हैं भाई। तो उसी को बता रहे हैं कि परंपरागत व्यवसाय को भी करते हैं कई लोग, कई जगह है, और कई जगह नहीं करते उस व्यवसाय को, कोई भी कर लेते हैं, कोई उसमें पाबंदी नहीं है, नियंत्रण नहीं है। जनजातियाँ अपनी उत्पत्ति किसी काल्पनिक पूर्वज से मानती है, जबकि जाति ऐसा नहीं मानती। सही बात है। जनजातीय अपनी उत्पत्ति मतलब जो व्यवस्था बनाए गए हैं और जो उसका पुरखा चल रहे हैं उसे पुरखा को ही मानते हैं। अगर वो किसी कारणवश ख़त्म हो जाता है और जन्म लेता है कोई भी बच्चा, तो उसको बोलते हैं कि हमारा वंशज का ये फलाना है जो पुनर्जन्म लिया हुआ है, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन जाति को आप उसे मर गए या फिर पुनर्जन्म हो गए ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जाति तो जाति होता है। हर एक का एक निश्चित चिन्हांकित कहा जाए तो एक बार अगर जैसे इसके लिए ले लिया जाए कि एक खेत है, उसमें हम एक ही फसल लगाने का संकल्प लेते हैं और एक ही फसल डालते हैं, तो उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी प्रकार का जाति है। जो जाति एक बार चढ़ गए, उसके नाम में थप्पा लग गया, तो उसी जाति का हो जाता है। ऐसा है इसमें। नेक्स्ट इसमें है विशेषताएं अथवा लक्षण। देखिए भाई, इसे मैं सजा करके लिख दिया हूँ, आप लोग भी ऐसे सजा करके लिखेंगे। इसमें आकर्षक का केंद्र बनेगा। जो जांच करता है वो देखेगा कि ये तो अच्छे से ऐसे लकीर डाल करके अच्छे से वर्णित किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसके बारे में पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट को इस यहाँ पास उतारा हुआ है और उसके बारे में इधर लिखा हुआ है, यहाँ अच्छे से वर्णित है, तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिलने का चांस है। इसमें आपको नंबरिंग अवश्य देगा, क्योंकि इसे आपने अच्छे से लिखा हुआ है, इसी वजह से। तो आप लोग भी इसी टाइप का डायग्राम बनाते हुए लिखना, जिससे आपको जो जांच करता है अच्छे से नंबर दे सके। चलो देखते हैं इसको। विशेषताएं अथवा लक्षण, इसमें क्या है नीचे में भी आप इंग्लिश में लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक और फ्यूचर। इसमें प्रथम है जीविका के स्रोत। भाई हम जीविका का मतलब अपने जीवन यापन करने के लिए तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था करेंगे ना, उसी के बारे में है जीविका के स्रोत। उसके बाद है वैवाहिक प्रणाली, युवा गृह, धार्मिक स्थिति, भाषाई दृष्टि, सांस्कृतिक विशिष्टता, साहित्यिक स्थिति, नृत्य एवं चित्रकला, संगीत एवं नृत्य कला, वर्तमान शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का निर्धारण। ठीक है, इतने प्रकार का है, इसमें 10-11 प्रकार का है। उसके बाद में इसको नीचे में लिखना है, मतलब लिखते हुए जाना है सभी को अब टॉपिक वाइज। जीविका के स्रोत, छत्तीसगढ़ में निवास कर रही जनजातियों के जीविका उपार्जन के विविध साधन हैं। वे कृषि, पशुपालन, आखेट और वन उपज संचयन आदि माध्यमों से अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ जातीय स्थानांतरीय मतलब बदल बदल के कृषि में संलग्न रहती हुई पशुपालन का कार्य भी करते हैं। अभी के जो जनजाति है उनके बारे में बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति जैसे बस्तर इलाका में है ना, बहुत से जनजाति है कि उन्हीं कामों को करते रहते हैं।
पशुपालन, कृषि है तो कृषि। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उसे स्थानांतरित मतलब अलग अलग खेती करके कार्य करते हैं और पशुपालन का भी काम करते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ ही धनुष बाण के द्वारा छोटे बड़े पक्षियों का शिकार, साथ ही पूरे परिवार की सहायता से मछली पकड़ने का भी कार्य किया जाता है। संचयन की प्रवृत्ति भी इन जातियों में देखी जाती है। जंगली पदार्थों में तेंदुपत्ता, अचार, महुआ, चिरौंजी, शहद, गोंद, कुकुरमुत्ता आदि संग्रहित कर उसके भी अपना व परिवार का जीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही श्रमिकों के रूप में भी कार्य करते हैं। जनजाति ऐसे नहीं कि एक ही काम को करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे काम भी करते हैं। अपने परिवार की, अपने लालन पालन पोषण सभी चीज़ के लिए कार्य करते हैं। वो धनुर्विद्या भी चलाते हैं, छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार करते हैं, अपने परिवार का भी सहायता करते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने में सहायता करते हैं एक दूसरे के, तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं, अचार, महुआ, चिरौंजी आदि सबका संग्रहण करते हैं। संग्रहण करके उसको बाज़ार में ले जा कर के बेचते हैं। उसे बेच करके जो पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, उसे ले कर के अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। श्रमिकों की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे मनरेगा का कार्य होता है तो मनरेगा भी काम करते हैं। ये सब होता है। वैवाहिक प्रणाली, इसमें है अन्य जातियों की तरह जनजातियों में विवाह प्रथा का विशेष महत्व है। यदि किसी जनजाति में विवाह साधारण ढंग से युवक तथा युवती की इच्छा अनुसार किया जाता है, तो वहीं अपहरण विवाह या राक्षस विवाह या और बहुत सारा है इसमें प्रचलन है, परंतु अधिकांश क्रय विवाह होते हैं। इसमें कन्या का मूल्य देकर विवाह संपन्न होता है। देखो भैया, आपको जो सामान्य जाति के होते हैं, मतलब जो शहरी क्षेत्र में होते हैं जाति, उसमें तो एक ही प्रकार की मतलब विवाह होते हैं कि धूमधाम से, है ना, एक दूसरे के यहाँ कन्या को विवाह करके लाते हैं। बारात की तरह बारात प्रस्थान करते हैं, वहाँ से आते हैं कन्या को लेकर के, इस टाइप का होता है। लेकिन जनजाति में ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा वहाँ क्रय विवाह होता है। क्रय विवाह मतलब कन्या के पिता को कुछ रुपए दे करके उसे ले करके आकर के विवाह करते हैं। इसमें बहुत सारे अपहरण विवाह है, लड़की को अपहरण करके ले जा करके विवाह करते हैं। राक्षस विवाह मतलब आप रावण का विवाह कुछ सुने होंगे, किस टाइप का हुआ होगा, उस टाइप का विवाह है। ऐसे बहुत सारे प्रथा है जिसमें होता है। आप लोगों को पूरा बताऊंगा तो पूरा वीडियो ही समाप्त नहीं हो पाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा पढ़ने में, इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। गौड़ तथा बैगा जनजातियों में जो व्यक्ति निर्धन होने के कारण कन्या का मूल्य नहीं दे पाते हैं, कन्या के घर जाकर नौकर के रूप में कार्य करते हैं। प्रायः वधू मूल्य परंपरागत रीति से निर्धारित होता है। देखो भाई, गौड़ जनजाति तथा बैगा जनजाति में, ये जंगल क्षेत्र का है, वहाँ पास कन्या के पिता को अगर वर पक्ष अगर निर्धन है और कन्या के पिता को देने के लिए कुछ नहीं रहता, तो उसका जो दामाद है, जो लड़का पक्ष के लड़का वो जो वर है, वो लड़की पक्ष के यहाँ जा कर के कार्य करते हैं नौकर के रूप में, ऐसे इसमें बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, युवा गृह। यह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो जनजाति समाजों के अतिरिक्त कहीं नहीं पाई जाती। जनजातियों में अविवाहित युवक युवतियों के लिए पृथक या मिश्रित निवास स्थान होते हैं, जिन्हें युवा गृह कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि युवा गृह किसे कहते हैं।
युवक गृह के लिए एक ऐसी कुटिया तैयार किया जाता है जिसमें विवाहित व्यक्ति, दोनों युवती युवक दोनों निवास करते हैं या फिर अपने परिवार के साथ में एक साथ निवास करते हैं, तो उसे युवक गृह कहा जाता है। धार्मिक स्थिति। धर्म किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। जनजातीय धार्मिकता के संदर्भ में मानववाद, जीववाद, प्रकृतिवाद, आत्मा की मर्तम में विश्वास प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। देखो भाई, इसमें ये बोला जाता है कि आत्मा की अमरता है, मतलब जो आत्मा कभी नहीं मरता उसको विश्वासित करते हैं इन लोग कि ये मरा नहीं है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इन लोग प्रकृतिक पूजा करते हैं, जैसे कि आप लोग भगवान की कोई भी मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जनजाति में ऐसे नहीं पाया जाता है। इन लोग अपने प्रकृति को ही पूजते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसमें पेड़ का पूजा करेंगे या कोई जगह जैसे पत्थर है, पत्थर का भी पूजा करते हैं, उसमें मानव का भी पूजा करते हैं। इस टाइप का धर्म रीति रिवाज चलता रहता है। भाषाई दृष्टिगोचर। भाषा दृष्टिकोण से जनजातियों में को 3 रूपों में देखा जा सकता है। द्रविड़ भाषा, भाषवी जनजातियाँ, इनमें से गोंडी, उरवा और माल्टो भाषा के जन छत्तीसगढ़ में रहते हैं। इस भाषा समूह में अनेक अन्य भाषाएं भी प्रयुक्त होती हैं। इसमें देखो भाई, भाषाई दृष्टिगोचर से जनजातियों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः जनजातीय इलाका में गोंडी भाषा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे बस्तर इलाका में आप देखोगे तो वहाँ गोंडी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा उतना नहीं बोला करते, लेकिन अब अलग अलग स्थान में रहना पसंद करते हैं अभी के लोग, तो अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, गोंडी भाषा बोलते हैं, हल्बी भाषा बोलते हैं, बहुत सारे भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आप एक ही भाषा में लटके रहोगे तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे, आप दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए अनेक प्रकार की भाषा का सहारा लेते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक विशिष्टता। सांस्कृतिक दृष्टि से प्रथम जनजातीय समूह में वे जनजातियाँ रखी गई है जो आज भी आदिम अवस्था में है। ये जनजातियाँ दुर्गम तथा घने जंगलों में रहती है तथा झूम खेती और शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। बस्तर क्षेत्र में पहाड़ी मड़िया बोड़ी इसी श्रेणी में आती है। ये सभ्य समाज से दूर रहने में ही अपनी सुरक्षा का अनुभव करती है। आप लोग देखे होंगे कि झुंड में रहते हुए भी बेटियों का अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। इसी कारण से इन लोग जो जनजाति है वे अपने घने जंगल में या दुर्गम स्थान में जहाँ पास कोई जाते नहीं है, जैसे कि आप लोग देवार लोगों को देखे होंगे, देवार जाति वाले लोगों को, उन लोग बेचारा एकदम गंदे स्थान में रहते हैं। उसी प्रकार से इन लोग अपना जीवन यापन करते हैं कि उनको उनके बेटियों को कोई परेशानी ना हो, उसके फैमिली को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वह दुर्गम स्थान में निवास करते हैं या तो फिर घने जंगलों में निवास करते हैं, जिससे वह सुरक्षित रह सके और सुरक्षित महसूस कर सके। ये सब बस्तर के क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में, मड़िया बोड़ों में इसी श्रेणी की जनजाति निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा वहीं देखी जा सकती है। उसकी उदाहरण तुलना में लिया जाए तो जैसे कि आप देवार जाति की जो जाति है उनको देख सकते हैं कि किस टाइप में निवास करते हैं। दुर्गम एकदम गंदे इलाका स्थान पे निवास करते हैं। उसके घर की साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं होती है इसी प्रकार से, लेकिन उसकी जो प्रजाति वहाँ सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित अपने लोग महसूस करते हैं। इसी वजह से इन लोग वैसे स्थान में निवास करते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्थिति। जनजातियों का साहित्यिक सामान्यतः मौखिक साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ढंग से चलता रहता है। अशिक्षा के प्रभाव में होने के कारण ये जनजातियाँ अपने मौखिक साहित्य को विपन्न नहीं कर पाते, किंतु आज आधुनिक सभ्य के कारण संदर्भ में अपने
के बावजूद भी उन्होंने अपने साहित्य को संग्रहित नहीं किया है, फिर भी उसके साहित्य के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। छत्तीसगढ़ की विविध जनजातियों में आख्यान एवं काल्पनिक कथाएं प्रचलित हैं। सही बात है, ऐसे बढ़ते हुए जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सभी लोग तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में उसको समेटना नामुमकिन है। सभी लोग भूलते जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी मौखिक साहित्य का प्रयोग करते थे। आज के दिनों में धीरे धीरे नए युग और नए नए पीढ़ी आने के कारण से पूरा जितना भी जो पुराने रीति रिवाज है वो भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे चीज़ लुप्त हो गए हैं। उसको अब धरोहर में बचाने के लिए अब कोई ऐसे अपने पुरखा पूर्वज की रीतियों को चलाना नहीं चाहते। उस समय में बहुत दुविधाजनक संस्कृति का प्रयोग करते थे, जैसे कि जैसे किसी व्यक्ति अगर दूसरे कास्ट को शादी कर लेते थे तो उसे समाज से बहिष्कृत करके कभी भी उससे बोलचाल नहीं करते थे और बाहर उसे भेज देते थे। अपने परिवार या अपने समुदाय में शामिल नहीं करते थे। लेकिन अब की स्थिति में तो दूसरे जाति को भी विवाह करके लाते हैं, फिर भी उसे अपना लेते हैं और लड़की भी उसकी संस्कृति को अपना करके कार्य करते हैं। ऐसा है। मूर्तिकला एवं चित्रकला टॉपिक है, थोड़ा से कट गए हैं वो, आप लोग देख सकते हो, लेकिन मूर्तिकला एवं चित्रकला है, ऐसे ही टॉपिक बना करके लिखना। भारत की अन्य जनजातियों की तरह छत्तीसगढ़ की जनजातियां में भी मूर्ति एवं चित्रकला के प्रति आकर्षण देखने को मिलती है। गोंड, संथाल तथा भील जनजातियों देवी देवताओं की पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं। युवा गृहों में मूर्तिकला के प्रमाण कहीं कहीं देखने को मिलती है। अभी क्या कर रहे हैं, जो जाति है, जो गौड़ जनजाति है या पिछड़ी जनजाति है, उन लोग क्या है चित्रकला अब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, मूर्तिकला बनाने स्टार्ट कर, जिससे कि कुछ पैसा कमा करके जीवन यापन कर सके। उसके लिए कई जगह देखा गया है कि मूर्तियों का पत्थर से खोद करके निर्माण करते हैं, काठ मतलब लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं। इस टाइप का काम करते हैं। संगीत एवं नृत्य कला, देखो भाई, जनजाति के लोग बहुत ही अपने संस्कृति को मानते हैं अच्छे से, इसलिए वहाँ संस्कृति देखा जा सकता है कि अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए, रिझाने के लिए एक गीत का, नृत्य का क्रम ढंग से करते हैं। जैसे कि जनजाति समाज में संगीत का विशेष महत्व है। ये धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर नगाड़े, ढोल, बंसी आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, बजाते हैं। संगीत कला को जीवित रखने के लिए उद्देश्य से जनजातियों इसे संपूर्ण मानती है, मतलब महत्वपूर्ण मानती है।